राजस्थान के एक वीरान कोने में बसा एक ऐसा रेलवे स्टेशन जहां ना कोई ट्रेन रुकती है और ना ही कोई मुसाफिर दोबारा लौट कर आता है। यह है सूरतपुरा, एक नाम जो आज भी गांव वालों की रूह कंपा देता है। क्या आप तैयार है एक ऐसी कहानी सुनने के लिए जहां डर सिर्फ महसूस नहीं होता बल्कि साथ भी चलता है। तो हम आज बात करेंगे एक ऐसी ही कहानी की। आज मैं आपको ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जो राजस्थान के एक भूतिया स्टेशन की है, जिसमें कैसे एक स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग वहाँ पर होती है और उसके साथ पहली ही रात में क्या क्या घटित होता है, कैसे उसने अपने डर का काबू पाया। आइए हम कहानी को शुरू करते हैं। स्टेशन मास्टर दिनेश और उसके दोस्त के बीच में एक संवाद। सुना है बड़ा मनहूस स्टेशन है, कैसे रहोगे वहाँ, मेडिकल लेकर भाग जाओ, इसी में ही भलाई है। दिनेश का एक साथी मित्र उसे ट्रांसफ़र ऑर्डर मिलते ही समझा रहा था। दिनेश सिर पकड़कर बैठा था और अपने परिवार के बारे में सोच रहा था। सूरतपुरा स्टेशन जैसे नाम ही वैसा ही गुण, भूतहा स्टेशन। वो लेकिन किसी न किसी को तो जाना ही होगा जब स्टेशन बना है तो। पिछले वाले स्टेशन मास्टर की हार्ट अटैक से मौत हो गई थी, कौन जाने भूतों ने ही मिलकर मारा होगा। दिनेश सब सामान बांध ज्वाइनिंग के लिए निकल पड़ा। बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब न हो इसलिए उसने परिवार शहर में ही छोड़ दिया और अपनी बीवी को बिना डरे और सच्चाई बताए वह सूरतपुरा स्टेशन पहुंच गया। फतेहाल स्टेशन था, वहाँ एक छोटा सा कमरा और उसके आगे एक छोटा सा टिकट घर। मज़े की बात तो यह है कि ज़्यादातर ट्रेनें यहाँ रुकती ही नहीं थी। इस कारण से रात में सन्नाटा और बढ़ जाता था। टिकट वाला भी शाम होते होते अपने घर को निकल जाता था और स्टेशन पर बस बसता तो वो था स्टेशन मास्टर। पहले दिन ही दिनेश को पता चला कि स्टेशन मास्टर कब्रिस्तान से सटी हुई ज़मीन पर बना हुआ है। प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर उसने यहाँ वहाँ देखा तो उसे दूर दूर तक सिर्फ जंगल और खेत ही दिखाई दिए। एक तरफ रेलवे फाटक के पास बस उसे दो गुमटियाँ दिखाई दी। प्लेटफॉर्म पर ट्रेन आने पर कुछ हलचल होती और फिर सन्नाटा पसर जाता। गर्मी के दोपहर में भी सड़क के पास कम ही लोग दिखाई देते थे। टिकट कलेक्टर पास ही के गांव में रहता था। उसने पहले दिन ही स्टेशन मास्टर को के खाने पीने का इंतज़ाम कर दिया। साथ ही में उसने गांव के ही सिद्ध बालाजी का यंत्र भी दिया, जिसे उन्हें रात को डर न लगे। दिनेश चाहते हुए भी उसे मना न कर सका। उसे जीना था सिर्फ अपने परिवार के लिए। जैसे जैसे दिन ढल रहा था, दिनेश की धड़कनें तेज हो रही थी। उसे सारी रात भूत की कहानियाँ एक साथ याद आ रही थी। किसी ट्रेन का आने का समय नहीं था तो दिनेश ने सोचा थोड़ी देर झपकी ले लें। तभी अचानक किसी ने गेट खोला और उसका दिल धक धक करके कर गया। सामने देखा तो एक दुबला पतला लड़का टिफ़िन में खाना लिए खड़ा था।
साहब, राजू भैया ने भेजा है, खाना लगा दूं? दिनेश ने बोला, हाँ बेटे लगा दे। टिफिन को उसने टेबल पर सजा दिया। गर्मा गर्म पूरी और सब्जी की महक से सारा कमरा भर गया। जाने के लिए जैसे ही वो लड़का पलटा तो दिनेश ने उसे आवाज़ लगाई, रुको बेटा, थोड़ी देर रुक जाओ तो टिफिन भी साथ ले जाना। तो बच्चा इतना डरा हुआ था, उसने कहा, साहब सुबह आकर ले लूँगा, अभी रास्ते में बहुत अंधेरा है और घर जाने में दिक्कत होगी। वो हाथ जोड़े और वहाँ से निकल गया। दिनेश ने हिम्मत बांधकर खाना खाना शुरू किया। स्वादिष्ट पूरी सब्जी ने उसका डर कुछ देर के लिए दूर भगा दिया। दरवाज़ा भीतर से बंद करके वह कुछ देर फिर झपकी लेने लगा। उसकी नींद खुली तो घड़ी में रात के 10 बज रहे थे। अगले ट्रेन का समय 1 बजे था, लेकिन घड़ी देखने के बाद उसे नींद नहीं आ रही थी। बाहर से कुत्तों और जंगली जानवरों का जोर जोर से आवाज़ आ रही थी। खिड़की से आ रही पक्षियों की आवाज़ भी उसे डरा रही थी। झट से उठकर उसने खिड़की को बंद किया और अपनी कुर्सी पर फिर से जमकर बैठ गया। अपने मोबाइल में वह कुछ देख ही रहा था। उसे लगा जैसे कोई एक टक उसे देख रहा है। सामने उसकी दीवार पर एक शीशा लटका हुआ था, जिसमें से उसे कोई परछाई नजर आई। ध्यान से देखने पर उसे लगा कि यह सब उसके मन का वहम है। तभी उसके दरवाजे पर जोर जोर से पीटने की आवाज़ आने लगी। वह एक लाठी हाथ में लिए डरते डरते बाहर निकला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दिनेश पसीना पोंछते हुए फिर भीतर कुंडी लगाकर बैठ गया। उसके हाथ डर से कांप रहे थे। उसके माथे का पसीना सूख ही नहीं रहा था। पहली रात में ही डर उसके भीतर इस तरह बैठ गया था कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अचानक से उसे टिकट मास्टर राजू का दिया जंतर याद आया, जिसे उसने अपने बैग में रखा था। निकालकर तुरंत पहन लिया। दिनेश जंतर पहनकर कुछ मजबूत महसूस करने लगा, लेकिन डर अभी भी उसके मस्तिष्क में भरा पड़ा था। जैसे जैसे रात जवां हो रही थी, दिनेश के शरीर का खून सूखते जा रहा था। इतनी मानसिक थकावट के बाद उसे नींद आने लगी, लेकिन उसका दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि शांति उसकी आंखों से जा चुकी थी। कहते हैं ना, आत्माओं में कई स्तर होते हैं। कमज़ोर आत्माएं जो जंतर से डर जाती है, लेकिन जो शैतानी आत्माएं होती है उन पर काबू पाना इतना आसान नहीं है। और रात का अंधेरा तो इन शक्तिशाली आत्माओं का बसेरा होता है, और उस समय यह सब से ज़्यादा ताकतवर होती है और जिसे चाहे बर्बाद कर सकती है। अपना डर भगाने के लिए दिनेश ने अपनी पत्नी को फ़ोन लगाने की सोची। मोबाइल पर नज़र गई तो उसने देखा जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है। वो कुर्सी और मोबाइल छोड़कर खड़ा हो गया। पीछे कोई नहीं था, लेकिन डरवश वो दीवार से जाकर चिपक गया। घड़ी में अभी भी 11 ही बजे थे। वह चाह रहा था कि रात जल्दी से ख़त्म हो जाए और सुबह का सूरज निकल आए, लेकिन अंधेरा तो अभी और गहरा होना था। अचानक से दिनेश के सामने एक एक करके लोग प्रकट होने लगे। सबकी आंखें अजीब सी रोशनी लिए, फटे पुराने कपड़े, कमरा असहनीय बदबू से भर गया। सब जोर जोर से रुदन करने लगे और उसे अपनी मदद के लिए बुलाने लगे। दिनेश की
तो जैसे घिघी ही बन गई। वह पूरी कोशिश करने के बाद भी बेहोशी की कगार पर पहुंचने लगा। उसके कानों में जोर जोर से गूंज रहा था, आ जाओ मेरे पास आ जाओ। दिनेश की आंखें धीरे धीरे बंद होने वाली थी। तभी उसे बचपन का एक दृश्य याद आया। एक दिन मोहल्ले में चूहे को देखकर वह डर से कूद गया था। तब बच्चों ने उसका खूब मजाक बनाया था। रोते रोते जब वह घर पहुंचा, तब माँ ने बड़े प्यार से समझाया था कि डर को अपने से ज़्यादा मजबूत मत होने दो। डर डर के जीने के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ है। आसमान से लेकर समंदर की गहराइयों को मापने वाला इंसान अगर डरने लगे तो इंसानियत का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। उसके मस्तिष्क में उसकी माँ की आवाज़ गूंजने लगी, उठो बेटा, डरो मत। उसके छोटे बच्चों की तस्वीरें तैरने लगी जो उसके घर न आने पर आंसू बहा रहे थे। दिनेश अपनी बंद आंखों को पूरा जोर लगाते हुए खोला व चिल्लाया, भाग जाओ यहाँ से सालो। और वो पागलों की तरह हाथ पैर मारता हुआ उन आकृतियों के बीच जाकर उन्हें मारने लगा। कुछ देर में ही सन्नाटा छा गया। कमरा एकदम खाली हो गया और घड़ी में 12 बज रहे थे। शरीर में इतने डर के घुसने के कारण अब उसे शौचालय जाने की ज़रूरत पड़ी तो वो बाहर प्लेटफॉर्म पर था। पूरी हिम्मत और जोश के साथ वह बाहर निकला और शौचालय की ओर भागा। शौचालय में बैठे बैठे उसे लागू मानो रोशनदान से कोई उसे आदमी देख रहा है। अपने डर पर काबू पाकर वह बाहर निकला और बाहर कुछ नहीं था। उसने प्लेटफॉर्म पर नज़र दौड़ाई। ठंडी हवा से लटका हुआ एकमात्र बल्ब नाच रहा था और आसपास दूर दूर तक बस अंधेरा था। थोड़ी ही देर के लिए प्लेटफॉर्म पर टहलने की सोची। कितना खूबसूरत लग रहा था उसे वह सुनसान स्टेशन, शहर की भाग दौड़ से दूर। तभी उसे लगा जैसे कोई गाड़ी प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी है, लेकिन उस टाइम तो कोई भी गाड़ी का समय नहीं था। तब उसने आगे जाकर देखा तो वो बिना ईंधन की गाड़ी थी। उसमें से एक महिला उतरी और प्लेटफॉर्म के बेंच पर जाकर बैठ गई और गाड़ी घड़ करके वापस वहाँ से निकल गई। दिनेश प्लेटफॉर्म की बेंच पर बैठी महिला के पास पहुंचा और उसे देखने लगा, जो सिर झुकाकर रो रही थी। यह उसका भ्रम था या सच? फिर उसने हिम्मत करके पूछ लिया, क्यों रो रही हो बहन? उसकी आवाज़ सुनते ही उस औरत ने सिर ऊपर उठाया। बालों से उसका चेहरा आधा ढका हुआ था, लेकिन फिर भी उसका जला हुआ हिस्सा बाहर दिख रहा था। दिनेश को डर लगा और वह भागना चाहता था, लेकिन न जाने किस ताकत ने उसे भागने से रोक के रखा था। उस लड़की ने जवाब दिया, मेरे घर वालों ने मुझे जला दिया बाबूजी, अब मैं मेरा बदला कैसे लूँगी? और वो औरत ऐसा करते करते जोर जोर से रोने लगी और थोड़ी ही देर में वो वहाँ से दौड़कर पटरियों पर जा बैठी और गायब हो गई। दिनेश ये सीन देखकर पसीना पसीना हो गया और सीधे अपने स्टेशन के कमरे में गया और लाइट और डंडा लेकर फिर से प्लेटफॉर्म पर चलने लगा। ट्रेन अपने समय पर आकर हरहराती हुई निकल गई। फिर वह सन्नाटा और डरावना मंजर दिनेश को अपनी ओर खींचने लगा। बाहर कुत्तों और जानवरों के रुंदन की आवाज़ लगातार बढ़ रही थी। दिनेश को तो बस अब सुबह का इंतज़ार था और सुबह उस स्टेशन की पहली ट्रेन 7 बजे आती थी। पहली ही रात उस पर इतनी भारी पड़ रही थी, लेकिन उसने हर परिस्थिति का डट का सामना करने के लिए
कमर कस ली थी। उसने कमरे में जाकर चद्दर जमीन पर बिछाई और लेट गया। उसे लगातार महसूस हो रहा था कि जैसे उसके कमरे में कोई है और उसे अजीब सा भारीपन लग रहा था। आसपास का माहौल भी बहुत डरावना था। सब कुछ भूल कर वह कुछ देर के लिए गहरी नींद में जाना चाहता था, पर न जाने उसे उसकी आँख क्यों नहीं लग रही थी। सपने में उसे अपनी बीवी, 2 छोटे बच्चे दिखाई दिए और वो उसे ही बुला रहे थे, पापा आप कब आओगे। इतने में दिनेश की फिर से आँख खुली और वो रूम से बाहर निकल गया और प्लेटफॉर्म पर ठंडी ठंडी हवा में चलने लगा। दिनेश हाँफता हुआ स्टेशन पर चल रहा था। तभी इतनी शांति थी कि हर तरफ, घड़ी में अभी 3 बज रहे थे। तभी दिनेश की नींद नहीं आ रही थी और वो कुछ स्टेशन पर घूम रहा था। तभी उसका फ़ोन बज उठा। उसकी पत्नी की परेशान सी आवाज़ में वो बोली, कैसी हो आप? रात से आपका फ़ोन आउट ऑफ नेटवर्क आ रहा है। पता है रात भर नींद नहीं आई। जब रोशन ने कल शाम को बताया कि सूरतपुरा स्टेशन तो एक भूतिया स्टेशन है, आपको नींद आई क्या? सब ठीक तो है? बच्चे अलग परेशान हैं। उनको भी पड़ोसियों के बच्चों ने बता दिया कि तुम्हारे पापा अब लौट कर नहीं आएंगे। दिनेश ढंढस बंधाते हुए बोला, मैं ठीक हूँ भगवान, नेटवर्क कुछ खराब है यहाँ। स्टेशन बहुत सुंदर है, डरने की कोई बात नहीं, जल्दी ही मैं आऊँगा। अभी अभी तो ज्वाइन किया है, इतनी जल्दी छुट्टी यहाँ से नहीं मिलेगी। चलो अब सो जाओ आराम से और बच्चों को भी बता देना कि उनके पापा एक हीरो है। पत्नी की आवाज़ सुनकर दिनेश में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। उसके बाबूजी अक्सर कहा करते थे, जिसके पास परिवार की ताकत है उसे कोई शक्ति नहीं हरा सकती। घड़ी में सुबह के 4 बज चुके थे। दिनेश को भोर की हवा पसंद थी। वह प्लेटफॉर्म पर ही सैर करने निकल पड़ा। अब खेतों और सड़कों में भी लोग दिखाई देने लगे थे। गांव की तरफ की शुद्ध हवा आखिर शहरों में मिलती ही कहाँ है। कुछ देर घूमने के बाद दिनेश स्नान कर प्लेटफॉर्म पर बड़ी कुर्सी पर जाकर बैठ गया और झपकी लेने लगा। तभी दरवाजे पर एक आहट हुई। टिकट क्लर्क राजू डरते डरते भीतर घुस रहा था और दिनेश को जिंदा देखकर उसकी जान में जान आई। अरे सर, कैसी बीती पहली रात? लीजिए आपके लिए कचौड़ी और दम आलू गर्मा गर्म नाश्ता लाया हूँ, कीजिए। दिनेश हंसते हुए बोला, भूतों के साथ पहली सुहाग रात थी भाई। न खुद सोते हैं साले, न सोने देते हैं। लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी, इनसे दोस्ती करके रहूँगा। ला गरम गरम नाश्ता करा और सुन, अब रोज़ मेरे खाने का तू ही इंतज़ाम करेगा, वरना तेरी शिकायत कर दूंगा कि तू टिकट काउंटर जल्दी बंद करके भाग जाता है, वो भी भूतों के डर से। अरे सर, बस इतना सा काम हो जाएगा। अपना बैग उठाए राजू काम करने लगा और दिनेश 7 बजे वाली ट्रेन का इंतज़ार। लगभग 1 महीने दिनेश को भूतों से दोस्ती करने में लगा। उसने भी ठान रखी थी कि मैदान छोड़कर नहीं भागेगा। वह गांव में दिनेश की इज्जत और बढ़ गई। वहाँ गांव में उसने सबसे मुश्किल कहे जाने वाले स्टेशन पर रहने की ठानी थी। आखिर मेडिकल लेकर भी दिनेश कब तक जी चुराता, तब तक प्रमोशन नहीं हुआ। दिनेश ने सूरतपुरा जिस स्टेशन पर ही बना रहा और उसे कोई हटाने वाला नहीं था। भूतों के साथ लगभग 5 साल बिताकर दिनेश ने उस स्टेशन पर अपनी ड्यूटी की।
उसने धीरे धीरे चलकर सभी भूत उसके दोस्त हो गए और उन्होंने उसकी मजबूरियों को समझा और उसके साफ मन को भी समझा। कभी कोई उसके बगल में लेट जाता तो कभी कोई कुछ दिनेश की कुर्सी पर बैठा रहता। उनका स्पर्श उसे ठंडक का एहसास कराने लगा। उसने न खुद को हावी होने दिया उन पर, न उनको खुद पर। कई बार तो आधी रात वाली ट्रेन के समय जब उसके झपकी लग जाती थी तो उनमें से ही कोई उसे हिला हिला कर जगा देता, बाबूजी ट्रेन का समय हो गया है। दफन हुए इंसानों में सपने ख़त्म नहीं होते, उनमें भी एक तड़फ होती है जो उन्हें इंसान रूप में जिंदा रखती है। उनके साथ रहकर दिनेश को उनकी कहानियों के बारे में पता चला, उनके अधूरे अरमान जो अब सिर्फ उनकी रूहों को बेचैन रखते हैं। उनके घर वालों को लगा कि उन्होंने सबको शांति से सुला दिया है, लेकिन सच कुछ और ही था। न जाने वो कब तक दुनिया में भटकेंगे, वो भी अपनों के बिना। सूरतपुरा रेलवे स्टेशन छोड़ते वक्त दिनेश की आंखों में पानी था। उसने मौन रहकर उन सब को अलविदा कहा जिनकी वजह से वो एक मजबूत इंसान बनकर नई तैनाती पर जा रहा था। वहाँ के लोगों के लिए दिनेश एक मिसाल बन गया था। जाते वक्त उसने राजू को उसका जंतर लौटाते हुए कहा, भाई, इच्छा शक्ति से ज़्यादा कोई शक्ति इस दुनिया में पावरफुल नहीं होती। तो सूरतपुर स्टेशन की ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। कहते हैं कि रात के सन्नाटे में आज भी वो सीटियाँ गूंजती है जो कभी किसी ने सुनी ही नहीं। अगर आपको दिनेश की ये कहानी डरावनी लगी हो तो लाइक करें और ऐसी ही भूतिया कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अब की बार मिलेंगे एक और रहस्य से भरी रात में। तब तक के लिए अपने आसपास के सन्नाटों से सावधान रहिए। जय हिंद, जय भारत।